हेलो जुगनूस, क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल, जिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री जो कि क्लास 11 लेवल पर, बोर्ड्स एग्जाम्स के लेवल पर, जेई पर और नीट पर आप लोगों को मदद करने वाला है। एंड हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। एंड यहां पर हम लोग पिछले लेक्चर में हमारे क्लास 11 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम लोगों ने नील बोर के मॉडल को पढ़ने से पहले क्या क्या साइंस में डेवलपमेंट्स हुए थे, जिनके बारे में रदरफोर्ड को नहीं पता था लेकिन नील बोर ने उनकी स्टडी करी थी, वो पढ़ रहे थे। और उसमें सबसे पहली चीज हमारे पास में आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में सीखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। एंड फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर होता है, जिसमें हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा। अब हम लोग वो दूसरी चीज की तरफ चलेंगे, वो सेकेंड चीज की तरफ चलेंगे जो नील बोर ने अपना मॉडल प्रोड्यूस करने के पहले खुद से स्टडी करी थी। और आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने हेडिंग डाली थी। मैं एक बार कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास में स्लाइड्स पुरानी बची हुई होगी तो वो मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए अपने नोट्स में प्रॉपरली कि हम लोगों ने कहां से पढ़ना स्टार्ट किया। देखिए, डेवलपमेंट्स बिफोर बोर मॉडल ऑफ एटम, डेवलपमेंट बिफोर बोर मॉडल ऑफ एटम, यहां से हमने पढ़ना शुरू किया था। हमने फर्स्ट शुरुआत की थी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को पढ़ा था। वेव नेचर पढ़ने के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल किए थे। फिर हम लोगों ने पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ना शुरू किया था, उसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखे थे। और अब आज से हम लोग डेवलपमेंट बिफोर नील बोर मॉडल ऑफ एटम के अंदर जो सेकेंड चीज पढ़ना है, दैट इज स्पेक्ट्रम, वो हम आज शुरू करेंगे। यानी आज हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में बात कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हम लोग रेडी हो जाएं नील बोर के मॉडल को समझने के लिए कि नील बोर का मॉडल कैसे वर्क करता था। तो गाइस, स्पेक्ट्रम के बारे में मैं आपको बताऊं, जो भी तुम्हारी लाइट होती है एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आपकी जो लाइट है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो ये लाइट की स्पीड, इसका डिफ्लेक्शन, इसका डिफ्रैक्शन, इसका इंटरफेरेंस डिपेंड करता है कि ये कौन से मीडियम को पास कर रहा है। इट डिपेंड्स कि ये कौन से मीडियम को पास कर रहा है। क्या ये बात आप सब लोग समझ पाई? अच्छा, जब ये लाइट किसी मीडियम से, फॉर एग्जांपल आपने ये लाइट को एक प्रिज्म से पास किया, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम प्रिज्म से एक व्हाइट कलर की लाइट को पास करते हैं तो ये 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। यानी ये इंद्रधनुष बनाकर देता है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ऐसा लिखना चाहिए मुझे, ये आपको बनाकर देता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये आपको विबग्योर बनाकर देता है। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि रेड वाले की जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती है। रेड वाले की, मेरे प्यारे बच्चों, जो वेवलेंथ होती है आपके, जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में अगर हम बात करें तो आपके रेड वाले की आई वुड से फ्रीक्वेंसी कम होती है। यानी कि इसका जो लैम्डा होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि लगभग 790 नैनोमीटर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या हम लोग इस चीज को जानते हैं कि हमारा जो रेड कलर का वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। हम लोगों ने इंफ्रारेड के अंदर हम लोगों ने देखा भी था 790 नैनोमीटर, मैंने आपको कई बार 750 नैनोमीटर भी पढ़ाया है, बट दैट्स ओके। एंड वॉयलेट वाले का लगभग 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, या मैं कहूं लगभग 390 नैनोमीटर के आसपास की इसकी वेवलेंथ होती है। तो यहां पर ऐसा देखा गया है कि जब ये व्हाइट कलर की लाइट प्रिज्म पर पड़ती है तो ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में डिवाइड होती है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा बड़ी होती है वो लाइट बहुत कम डिफ्लेक्शन शो करती है। वो लाइट इस प्रिज्म पर पड़ने के बाद बहुत कम डिफ्लेक्शन शो करती है। लेकिन
वो लाइट मेरे प्यारे बच्चों जिसका वेवलेंथ कम होता है वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करती है। अब आप देखो, एक व्हाइट कलर की लाइट जब इस प्रकार से स्प्लिट हुई वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में, तो आपको वॉयलेट की लाइट के द्वारा ज्यादा डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्टेड शो दिखी, होती हुई शो मतलब होती हुई नजर आई एज कंपेयर टू रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा थी। तो ये स्पेक्ट्रम के अंदर स्टडी करा गया, ये स्पेक्ट्रम के अंदर देखा गया। अब यहां पर जब हम लोगों ने इसकी स्टडीज और आगे फर्दर क्रिएट करी तो हम लोगों ने देखा कि जब हमारे पास में एक सन से, जब हमारे पास से सन से एक सनलाइट आती है और जब हमारी ये सनलाइट इस पर्टिकुलरली इस एक ग्लास के प्रिज्म के ऊपर पड़ती है, जब हमारी सन से आती हुई लाइट हमारे इस ग्लास के बने हुए प्रिज्म पर जब पड़ती है, इस प्रिज्म के ऊपर जब पड़ती है, तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये 7 अलग अलग कलर में बट गया, जिसमें आप देखो रेड का डिफ्लेक्शन कम है, इसलिए आपको रेड ऊपर दिख रहा है और वॉयलेट नीचे दिख रहा है। ये कुछ आपको वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये आपको विबग्योर बनाकर दे रहा है। इट इज बेसिकली गिविंग यू अ विबग्योर। एंड गाइस, यहां पर आप लोग एक बात बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझेंगे कि ये जो आप लोगों को 7 कलर का बैंड दिखाई दे रहा है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। इट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्का 100%। और ये जो 7 अलग अलग कलर में आपकी एक सिंगल व्हाइट लाइट, आपकी एक सिंगल जो आपकी एक व्हाइट लाइट है, ये जो इस प्रिज्म पर जाने के बाद 7 अलग अलग कलर में जो बट गई, इसे बोला जाता है डिस्पर्जन। इसे क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? डिस्पर्जन। तो यहां पर आपको स्पेक्ट्रम और डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहां पर हम इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे दैट व्हेन अ लाइट, यहां पर ब्रैकेट में आप लोग व्हाइट कलर की लिख सकते हैं। सो व्हेन अ लाइट ऑफ व्हाइट कलर splits into different radiations, splits into different radiations of different frequencies, different radiations of different frequencies is called as dispersion, is called as dispersion. And the set of the different radiation and the set of the different radiations is called as spectrum. इसे क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या ये चीज आपको समझ में आई? मतलब आपका जो वॉयलेट के बाद में आपका जो इंडिगो के बाद में आपका जो ये ब्लू, फिर ब्लू के बाद में आपका ये जो ग्रीन, फिर ग्रीन के बाद में आपका ये जो येलो, और येलो के बाद में तुम्हारा जो ऑरेंज है ना, और ऑरेंज के बाद में तुम्हारा ये जो रेड आ रहा है, ये जो 7 अलग अलग कलर में आपकी ये जो लाइट स्प्लिट हो गई, इस प्रोसेस को डिस्पर्जन बोला जाता है। और ये जो सेट ऑफ 7 डिफरेंट कलर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस सेट को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या ये बात आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती है? क्या हमें ये बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रही है? 100% क्लियर। तो क्या आप लोगों को स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, एक बात आप लोग जानते हैं, जब बारिश होती है तो आसमान में इस तरीके से वाटर के ड्रॉपलेट्स पड़े हुए रहते हैं, है ना, और आपका यहां पर जो सन रहता है, आप अचानक से मान लो कभी सनलाइट निकल आए, मतलब आपने देखा होगा कि जैसे बहुत तेज बारिश होती है कभी कभी और एकदम से धूप खिल जाती है। तो जब एकदम से धूप खिल जाती है तब क्या होता है, सनलाइट आकर इस वाटर की ड्रॉपलेट को हिट करती है ना। यहां पर आपकी सनलाइट अभी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है जिसको हम एयर बोलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये अपना मीडियम चेंज करके वाटर के ड्रॉप में चली जाती है। और इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों को क्या दिखने लगता है, वही आप लोगों का स्पेक्ट्रम, दैट इज वॉयलेट,
वॉयलेट के साथ में आपको दिखाई देने लगता है इंडिगो, वॉयलेट के साथ में इंडिगो, इंडिगो के साथ में आपको दिखाई देने लगता है ब्लू, ये देखो ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू के बाद आपको दिखाई देने लगता है ग्रीन, ये देखो ग्रीन, फिर ग्रीन के बाद आपको दिखाई देने लगता है आपका येलो, ले लो, आलू ले लो, कांदा ले लो, आपका येलो, ये देखो इस प्रकार से येलो, येलो के साथ आपको दिखाई देने लगता है अगेन ऑरेंज, ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद में अल्टीमेटली आपको दिखाई देने लगता है लाल 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 रेड, एंड यू आर ऑब्जर्विंग अ रेनबो। आपको एक बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, एक बहुत बढ़िया सा यहां पर आपको रेनबो दिखाई देने लगता है। तो रेनबो भी क्या है? रेनबो इज बेसिकली अ स्पेक्ट्रम। रेनबो क्या है? रेनबो और कुछ नहीं, एक प्रकार का स्पेक्ट्रम है। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये चीज आप सभी प्यारे बच्चे को, मेरे प्यारे गुलजारी लालों को, मेरे प्यारे जुगनूस को समझ में आ रही है? क्या मेरे जुगनूस को ये कॉन्सेप्ट चमका? क्या आप लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चमका? देख लीजिए इसको, देख लीजिए इसको। अब एक्चुअली ये होता क्यों है? अब एक्चुअली ये होता क्यों है? तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी करना चालू करा और उन्होंने एक छोटा सा पॉइंट निकाला। उन्होंने बोला जो भी आपका मैटर है, जो भी आपका मैटर है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपका वाटर का ड्रॉपलेट था, तो ये मैटर क्या करते हैं? ये मैटर सबसे पहले अब्सॉर्ब करते हैं द एनर्जी, दे अब्सॉर्ब द एनर्जी which is provided in the form of, which is provided in the form of, in the form of radiations। आपको जो रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है, पहले मैटर उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। अब एक बात बताओ, जैसे आप हो, आपको अगर मैं हाथ तापने के लिए धूप में या आग के सामने खड़ा कर दूं, तो आप कुछ देर तक तो हाथ तापोगे, फिर आपके हाथ में चटके लगने लग जाएंगे। आप बोलोगे अरे यार हाथ जल रहा है, अब थोड़ी देर दूर हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि आग तुमने तापी और आग से क्या निकल रही है? हीट, एनर्जी। तो वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी में गई, तो तुम्हारे बॉडी की गर्मी बढ़ गई, तुम नोरा फतेही बन गए, हाय गर्मी, तो तुम्हारी क्या हो गई? गर्मी बढ़ गई। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो जब एक मैटर एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तो एनर्जी अब्सॉर्ब करने की वजह से इट बिकम्स एक्साइटेड। वो क्या हो जाता है? एक्साइटेड। और एक्साइटेड होने के साथ साथ वो अनस्टेबल हो जाता है। सर क्या बात कर रहे हो, अनस्टेबल हो जाएगा? ये आपको कैसे पता चला? केमिस्ट्री का रूल है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आप हमेशा अपनी लाइफ में जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये प्रिंसिपल आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारी जगह पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में भी यूज होता है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब तुम्हारा मैटर पहले स्टेबल था, लेकिन जब आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड करी, एनर्जी प्रोवाइड करी, उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी, अब्सॉर्ब करी, अब्सॉर्ब करी, अब्सॉर्ब करी, वो एक्साइट हो गया और अनस्टेबल हो गया। अब जब ये अनस्टेबल रहेगा, तो ये कुछ देर तक तो अनस्टेबल रहेगा, बट इन ऑर्डर टू रीगेन स्टेबिलिटी, बट इन ऑर्डर टू रीगेन द स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए इट रिलीजेस ऑल द अब्सॉर्ब्ड एनर्जी, इट रिलीजेस ऑल द अब्सॉर्ब्ड एनर्जी। उसने जितनी भी एनर्जी अब्सॉर्ब करी है, वो वापस से उसको रिलीज करना शुरू कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और वो अपनी बॉडी से इन रेडिएशंस को एमिट करने लगेगा, और यही रेडिएशंस हमको दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारी वाटर की ड्रॉप है, जब सन से आने वाली सनलाइट, एक प्रकार का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब वो इस वाटर ड्रॉपलेट पर पड़ी, तो वाटर ड्रॉपलेट जो थी उसके अंदर एक्साइटेशन हुआ। यानी वाटर के ड्रॉपलेट्स के अंदर जितने एटम्स थे, जितने मॉलिक्यूल्स थे, बेसिकली उन्होंने ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो एक्साइट हुए। अब एक्साइट होने के बाद कुछ सेकेंड्स तक ये एक्साइटेड रहे, लेकिन वापस से इन्होंने अपनी एनर्जी लूज करना शुरू कर दिया ताकि ये डी एक्साइट हो सके, इनका एक्साइटेशन कम हो जाए और ये वापस से स्टेबल होने लग जाए। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो स्टेबल होना ना चाहे। तो ये लाइट की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल
एक्साइट हो गए, देन वापस डी एक्साइट हो गए। तो एक्साइट होने के लिए इन्होंने जो एनर्जी अब्सॉर्ब करी सनलाइट, वो व्हाइट लाइट के फॉर्म में अब्सॉर्ब करी, लेकिन जब ये वापस से डी एक्साइट होने लगे तो डी एक्साइट होने के लिए इनको वापस से एनर्जी छोड़नी पड़ी। और इन्होंने कौन सी एनर्जी छोड़ी? इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही छोड़े, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन्होंने 7 अलग अलग प्रकार के छोड़े। आपको एक रेनबो दिखाई देने लगा। तो क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई? क्या हमें यहां पर एक चीज समझ में आई? अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला पार्ट भी काम करता है। मतलब यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला पार्ट काम करेगा, ये हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको छोटा सा बता देता हूं कि मान लो अगर आपने वॉयलेट कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी, मतलब आपके मैटर के द्वारा, आपके मॉलिक्यूल के द्वारा वॉयलेट कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी गई फॉर एक्साइटेशन। अब आप लोग सब ये बात जानते हैं, देखो मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर लिखा था कि वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसका लैम्डा इतना है। तो क्या मैं इसका E इज इक्वल टू एच न्यू वाले फॉर्मूले से क्या मैं वॉयलेट कलर की लाइट की एनर्जी नहीं निकाल सकता? बिल्कुल आप निकाल सकते हो। 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया। अब यहां पर आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको जूल्स में वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द वॉयलेट रेडिएशन। मतलब जब आपके वॉयलेट कलर की लाइट आप किसी मैटर पर गिराओगे, किसी मॉलिक्यूल पर गिराओगे, तो वो वॉयलेट कलर की लाइट की एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, अब्सॉर्ब करके एक्साइट होगा। अब गाइस वो एक्साइट होने के बाद जब वो डी एक्साइटेशन के लिए वापस आएगा, जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो उस मैटर की बॉडी से जो एनर्जी रिलीज होगी, उस मैटर की बॉडी से जो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी जब हमारी आंखों में पड़ेगी या हमारे किसी इंस्ट्रूमेंट पे पड़ेगी, तो हमें पता है उसका कौन सा कलर दिखाई देगा? हमको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। यहां पर ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमने वॉयलेट कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो तुम वॉयलेट कलर ही एमिट करोगे, नहीं। अगर मेरी बॉडी वॉयलेट कलर की लाइट अब्सॉर्ब कर रही है तो मेरी बॉडी दूसरे कलर से चमकेगी। समझ गए? तो यहां पर आपको ये चार्ट ऐसा याद रखना है, वॉयलेट, इंडिगो मत लिखना, वॉयलेट के बाद इंडिगो नहीं लिखना, क्योंकि वॉयलेट और इंडिगो और ब्लू ऑलमोस्ट सेम शेड के होते, तो हम वॉयलेट के बाद ब्लू लिखेंगे, ब्लू के बाद हम लोग लिखेंगे ग्रीन, वॉयलेट इंडिगो को छोड़ दिया, ब्लू ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। तो यहां पर अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आपने वॉयलेट कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो आप येलो कलर की लाइट को एमिट करेंगे। यानी अगर तुमने मेरे को, अच्छा यहां देखो, ये तुमको येलो कलर से लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तुमको येलो कलर से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पता है क्या हुआ है? इसका मतलब हमने जब लिखा तो इस बोर्ड के द्वारा वॉयलेट कलर की लाइट, वॉयलेट शेड की लाइट अब्सॉर्ब करी गई है, वॉयलेट कलर का रेडिएशन ये अब्सॉर्ब कर रहा है और उसके बदले में कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज कर रहा है येलो कलर का, जो हमारे कैमरे में पड़ रहा है, हमारी आंखों में पड़ रहा है। समझ गए? तो जो एनर्जी तुम अब्सॉर्ब करते हो, जो रेडिएशन, जो कलर तुम अब्सॉर्ब करते हो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपकी बॉडी शो करती है, क्योंकि आप उस समय डी एक्साइट हो रहे होते हो। ठीक है? अगर आपने येलो कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो आप वॉयलेट कलर छोड़ोगे, अगर आपने ब्लू कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो आप ऑरेंज कलर छोड़ोगे, अगर आपने ऑरेंज कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है आप ब्लू कलर छोड़ोगे, अगर आपने ग्रीन कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है आप रेड कलर छोड़ोगे, रेड कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है आप ग्रीन कलर छोड़ोगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला पार्ट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करता है। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? 100% क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोगों ने सीख लिया। अब गाइस यहां पर आप एक बात समझिएगा, हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो हम लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। गाइस ये स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। यहां पर सबसे पहले आप लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लीजिए, स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट, spectrograph is an instrument
यूज टू स्टडी स्पेक्ट्रम्स। स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए आपके पास में ये इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। अब सबसे पहले हमारे पास में टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में सबसे पहला टाइप आता है मेरे प्यारे बच्चों कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। सबसे पहला हमारे पास में जो टाइप आता है दैट इज कॉल्ड एज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब सर ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जरा आप एक बार ये ऊपर वाले डायग्राम को ऑब्जर्व करो। आपके पास एक आइडियल ब्लैक बॉडी है, आपके पास में यहां पर एक आइडियल ब्लैक बॉडी ले ली गई, ये यहां पर इन्होंने एक बल्ब ले रखा है आइडियल ब्लैक बॉडी के फॉर्म में। आप यहां पर चाहें तो सन भी ले सकते हैं। हम लोगों ने यहां पर एक आइडियल ब्लैक बॉडी ले ली, इस ब्लैक बॉडी से लाइट निकली, लाइट को हमने किस पर गिराया, लाइट को हमने किस पर गिराया प्यारे बच्चों, लाइट को हमने प्रिज्म पर गिराया। प्रिज्म पर गिरने के बाद आप देख सकते हो आपको यहां पर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड दिखाई दे रहा है। लेकिन आप यहां पर एक बात ध्यान से अगर इसको ऑब्जर्व करें, अगर आप इस स्पेक्ट्रम को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये देखो, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो यहां पर अब आप देखो कि यहां पर रेड, यहां पर अब आप देखो यहां पर आपका जो रेड कलर है और जो आपका ऑरेंज कलर है वो एक्चुअली मिक्स हो गया। यहां पर आप क्लियरली डिफरेंशिएट देखने में शायद आप बोल दो कि सर इतना इतना पट्टा मुझे ऑरेंज दिख रहा है, देन इतना इतना मुझे रेड दिखाई दे रहा है, फिर सर थोड़ा पीछे जाऊंगा तो मुझे इतना पोर्शन येलो दिखाई दे रहा है, इतना पोर्शन मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देख रहे हो यहां पर मिक्सिंग हो रही है, यहां पर ये वाले पोर्शन में ऑरेंज रेड के साथ मिक्स हो गया, येलो ऑरेंज के साथ मिक्स हो गया, ग्रीन येलो के साथ मिक्स हो गया। यहां आप देखो ये ब्लू तुम्हारे ग्रीन के साथ मिक्स हो गया, ये तुम्हारा इंडिगो तुम्हारे ब्लू के साथ मिक्स हो गया, ये तुम्हारा वॉयलेट तुम्हारे इंडिगो के साथ मिक्स हो गया। तो एक्चुअली यहां वाले स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में मर्ज कर जाए, उसके साथ में मिक्स हो जाए। बेसिकली यू आर ऑब्जर्विंग अ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यहां पर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे के साथ में मिक्स हो रहे हैं। क्या ये चीज हम लोग समझ पाए, क्या ये चीज हम लोग समझ पाए, यस और नो गाइस, क्या ये चीज हम लोगों के लिए क्लियर हुई, पक्का 100% क्लियर। उसके बाद में क्या आप लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को आप डिफाइन कर सकते हैं, या अगर आप लोगों को कोई पूछता है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है तो क्या आप कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर पाओगे, विल यू बी एबल टू डिफाइन अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आप बोलेंगे यहां पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर आप लोग क्या बोल सकते हैं कि रेडिएशंस ऑफ ऑल टाइप्स, radiations of all type of frequency or wavelength are present together and merges with each other। एक दूसरे के साथ में आप लोगों को ये मर्ज होते हुए भी दिखाई दे रहे, थोड़ा थोड़ा इनके अंदर ओवरलैपिंग सॉर्ट ऑफ हमें दिखाई दे रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, इज इट क्लियर कि आप लोगों का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। लेकिन गाइस क्योंकि यहां पर हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कभी भी एटॉमिक लेवल पर नहीं देख पाते, ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपने देखा ये आपने एक मैटर के अंदर देखा या आपने एक मॉलिक्यूल के अंदर देखा, लेकिन अगर मैं एटॉमिक लेवल पर जाकर बात करूं, अगर मैं एटॉमिक लेवल पर जाकर बात करूं तो मुझे यहां पर एमिशन या मैं कहूं मुझे यहां पर लाइन स्पेक्ट्रम नजर आएगा। एक बात मेरे लिए ध्यान से समझना, जब हमारे साइंटिस्ट ने एक बल्ब बनाया, हमारे कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, एक बल्ब बनाया। कैसा बल्ब बनाया, एक बल्ब बनाया जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन नाम की गैस रख दी। इस बल्ब के अंदर उन्होंने क्या करा,
हाइड्रोजन नाम की गैस रख दी और इस बल्ब को उन्होंने चालू करा। अब चालू करने के लिए इस बल्ब को डेफिनेटली उन्हें क्या देना पड़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आपने हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करा, पहली बात तो ये गर्म हो गया, बल्ब गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद में इसके अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गए हाइड्रोजन के एटम्स के अंदर। हाइड्रोजन एटम के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, वो स्प्लिट हो गए। और किस चीज में स्प्लिट हो गए, हाइड्रोजन के एटम्स के अंदर स्प्लिट हो गए। अब इनमें से जो रेडिएशंस निकले, या अब इसमें से जो रोशनी निकली, या अब इसमें से जो आपकी लाइट निकली, जब उसको हम लोग प्रिज्म पर गिराए, जब हमने उसको प्रिज्म पर गिराया और जब हमने उसके स्पेक्ट्रम की स्टडी करी, तो हमें यहां पर जिस प्रकार कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में पूरा एक सेट दिख रहा था, पूरा एक पर्टिकुलर बैंड दिख रहा था, यहां पर हमें पूरा काला नजर आया। जैसे हमें यहां पर पूरा रेड दिख रहा था, रेड ऑरेंज के साथ मर्ज हो रहा था, ऑरेंज येलो के साथ मर्ज हो रहा था, येलो ग्रीन के साथ मर्ज हो रहा था, ग्रीन ब्लू के साथ, ब्लू इंडिगो के साथ, इंडिगो वॉयलेट के साथ मर्ज हो रहा था। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर जब हम लोगों ने एक हॉट डाइल्यूट गैस को, यहां पर हम लोगों ने जब एक हॉट डाइल्यूट गैस को, फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोगों ने एक बल्ब बनाया और इस बल्ब के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस भर दी, हमने उसको करंट सप्लाई करा तो वो गर्म हो गया। डाइल्यूट मतलब यहां पर हाइड्रोजन अपने एटॉमिक फॉर्म में आ गए। जब इसकी निकली हुई रोशनी को हमने प्रिज्म पर गिराया तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिला उसे हमने एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम नाम दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं क्लियरली देख पा रहा हूं, यहां पर मैं क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि मेरा बाकी का पूरा बैंड देखो डार्क है, ये भी देखो पूरा डार्क है। यहां पर मेरा जो पूरा बैंड है वो कैसा दिखाई दे रहा है, मुझे एकदम डार्क बैंड दिखाई दे रहा है, एकदम डार्क। लेकिन जैसे ही मैं इसे ऑब्जर्व करता हूं, मुझे एक कलर की लाइन दिखाई दी, मुझे एक और कलर की लाइन दिखाई दी, मुझे यहां पर कुछ लाइंस दिखाई दे रही है जो कि अलग अलग कलर की है। ये देखो, आई एम ऑब्जर्विंग डिफरेंट कलर्ड लाइंस, आई एम ओनली ऑब्जर्विंग द लाइंस, मुझे केवल और केवल लाइंस दिखाई दे रही है। एंड देयरफॉर, क्योंकि मुझे पूरा स्पेक्ट्रम ना दिखाई देते हुए मिक्सचर ऑफ स्पेक्ट्रम या मिक्सचर ऑफ कलर या ओवरलैपिंग करते हुए कलर, पूरा रेनबो नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ पर्टिकुलर लाइंस ही दिखाई दे रही है। एंड सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? और इसे ही हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा के नाम से भी स्टडी करते हैं। ये एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एंड गाइस, आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है ना, ये एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। ये एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। सब फिंगरप्रिंट की तरह कैसे काम करता है? दुनिया के कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम एक जैसा लाइन स्पेक्ट्रम कभी शो नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि अगर यहां पर मैंने हाइड्रोजन गैस भरी है, तो अगर आपको हाइड्रोजन गैस का इस प्रकार का अगर लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिख रहा है, तो अगर वहां पर मैंने हीलियम गैस भर दी तो आपको अलग रिजल्ट मिलेगा। वहां पर अगर मैंने आर्गॉन गैस भर दी, अलग रिजल्ट मिलेगा। अगर वहां पर मैंने सोडियम रख दिया गैसियस फॉर्म में, तो मुझे यहां पर अलग लाइंस मिलेगी। यानी फॉर एवरी एलिमेंट, यानी फॉर एवरी एलिमेंट देयर विल बी अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। देयर विल बी अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। क्या आप लोगों को अब यह बात समझ में आई कि सन में मौजूद हीलियम गैस की डिस्कवरी कैसे हुई थी? वो इस पर्टिकुलर एटॉमिक स्पेक्ट्रा की वजह से हुई थी। जो सन के अंदर जो हीलियम गैस मौजूद है, वॉज डिस्कवर्ड बाय दिस मेथड ओनली। इस मेथड से ही आप उसे डिस्कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट
अर्थ क्रस्ट से जब हमें समुद्र से जब हमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम जैसे जो एलिमेंट्स मिले थे, वो सारे एलिमेंट्स भी हम लोगों ने इंडियम, गैलियम, रुबिडियम, सेजियम, थेलियम जैसे जो हमें एलिमेंट्स मिले थे, वो सब इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा की मदद से ही हमें मिले थे। क्या ये चीज क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप लोगों को इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? तो क्या हमें एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में सब कुछ समझ में आ गया? क्या हमें इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है, कोई परेशानी? पक्की बात? 100% क्लियर? अब गाइस अगर हम लोग अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर देखो आपने कूल गैस रखी हुई है, यानी यहां पर आपकी गैस अगेन एक्साइटेड फॉर्म में नहीं है, यहां पर आपने एनर्जी अब्जॉर्ब करी गई है। यहां पर ध्यान रखिएगा, एनर्जी बेसिकली अब्जॉर्ब करी गई है बाय योर गैस। आप यहां पर जो भी गैस या आप यहां पर जो भी एलिमेंट रख रहे हैं वो एलिमेंट ने एनर्जी अब्जॉर्ब करी है, लेकिन यहां पर एनर्जी वगैरह कुछ अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। यहां पर आप बस उस पर्टिकुलर सैंपल को एक प्रिज्म पर पास कर रहे हो। मतलब आपने क्या करा, आपने एक सोर्स ले लिया, एक ब्लैक बॉडी ले ली, मान लो आपने वापस यहां पर सनलाइट का इस्तेमाल कर लिया। अब आपने क्या करा, उस सनलाइट से आती हुई रेस को एक कूल गैस में से पास किया। सर कूल गैस में से मतलब ठंडी गैस में से हम सनलाइट को क्यों पास कर रहे हैं? समझाता हूं। आपने क्या किया, आपने आपकी सनलाइट के सामने या एक टॉर्च के सामने, एक व्हाइट कलर की लाइट जिस भी टॉर्च से आ रही हो उसके सामने आपने कोल्ड गैस रख दी। मतलब आपकी सनलाइट पहले उस ठंडी गैस के अंदर गई, उस ठंडी गैस के अंदर से होती हुई फिर वो बाहर निकली और फिर आपके प्रिज्म पर टकराई। और प्रिज्म से टकराने के बाद जब हमने उसका स्पेक्ट्रम लिया तो यहां पर एक बड़ी अजीब सी चीज दिखाई दी। ये बिल्कुल बैंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा बैंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आप यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये यहां और यहां आपको कुछ ब्लैक कलर के या कुछ डार्क कलर की लाइंस दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि स्पेक्ट्रम में से ये पर्टिकुलर पट्टा मिसिंग है। ऐसा लग रहा है कि हमारे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जिसमें मुझे सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें से कुछ कलर्स की लाइंस मिसिंग है, गायब हो गई। इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को डायरेक्टली प्रिज्म पर गिराऊं तो मुझे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन अगर मैंने ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को और प्रिज्म को यानी इन दोनों के बीच में अगर यहां पर मैंने एक गैस रख दी तो वो गैस जिस भी टाइप की होगी, वो गैस का जो भी नेचर होगा, यानी वो गैस अपने आप को किस पर्टिकुलर एनर्जी के अब्जॉर्प्शन के बाद एक्साइटेड फील करेगी, वो अब्जॉर्ब कर लेगी। यानी मान लो यहां पर मैंने सोडियम गैस रख दी, मान लो यहां पर मैंने सोडियम के मेटल को खूब एक्साइट करा और सोडियम का मैंने यहां पर गैस रख दिया। या चलो तुमको गैस नहीं रखना हो, तुमको लगता हो कि सर क्या गैस रखना ही जरूरी है? नहीं, कोई गैस रखना जरूरी नहीं। यहां पर आप एक काम करो, एक चेंबर ले लो और इस चेंबर के अंदर आप सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रख दो। आप इस चेंबर के अंदर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रख दो। अब इस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से जब तुम सनलाइट को पास करोगे तो गाइस सोडियम हमेशा येलो कलर वाली रेंज की लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। वो येलो कलर की लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो क्या करेगा, NaCl में से सोडियम देखेगा, अच्छा वॉयलेट, इंडिगो, अच्छा ब्लू, अच्छा ग्रीन भी है, ओहो येलो, ऑरेंज और रेड भी है, लेकिन मुझे तो येलो पसंद है। वो येलो अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। अब उसने येलो कलर की रेडिएशन अब्जॉर्ब कर ली। अब बाकी बचे हुए वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, वो सब उससे बाहर आए, प्रिज्म पर गिरे, स्प्लिट हुए और यहां पर आपको स्पेक्ट्रम में दिखाई देने लगे। तो इस प्रकार आप जब यहां पर केवल सोडियम का स्पेक्ट्रम देखोगे तो
तो सोडियम के स्पेक्ट्रम में आपको जो येलो कलर का रेडिएशन है वहां पर इस प्रकार एक ब्लैक कलर का लाइन दिखाई देगा। इस प्रकार आप लोगों को एक ब्लैक कलर का लाइन दिखाई देगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? यू विल ऑब्जर्व अ डार्क बैंड ओवर हियर, यानी आपको यहां पर वॉयलेट दिखेगा, इंडिगो दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, ऑरेंज भी दिखेगा और रेड भी दिखेगा, लेकिन येलो यहां पर मिसिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि येलो कलर उसने अब्सॉर्ब कर लिया। दैट इज कॉल्ड एज अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या ये चीज क्लियर हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या हम लोगों को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? 100%। तो गाइस एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बाद एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसे हम लोग फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये हम लोगों के लिए स्पेक्ट्रम वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग इस चीज को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं? क्या हमें इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? पक्का 100% अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए तो गाइस अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहां पर बात करेंगे अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये कंप्लीट हो गया। अब यहां पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मेरे पास में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करी, इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे सिंपलेस्ट गैस हाइड्रोजन ही रही होगी। तो गाइस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी करी और उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि ये जो हाइड्रोजन है, एक्चुअली हाइड्रोजन गैस का जो हाइड्रोजन एटम होता है इज द सिंपलेस्ट एटम, इज द सिंपलेस्ट एटम, इज द सिंपलेस्ट एटम। और यहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम यह समझ में आया कि एटम का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है उसके आसपास अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। उसके आसपास अलग अलग क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एनर्जी लेवल्स होते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, उसके आसपास क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना। नील बोर ने अपने मन से कुछ नहीं प्रोड्यूस किया था। इन सब चीजों की स्टडी करने के बाद ही नील बोर को शेल्स का आइडिया आया था। यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी लगभग 1885 में बाल्मर चाचा के द्वारा कर दी गई थी। क्या बात समझ में आई? तो ये बहुत पुरानी चीज है, लेकिन लोगों को समझाने का तरीका नहीं पता था। लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, न्यूक्लियस के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वो उसको समझा नहीं पाए। तो हमें बाद में नील बोर ने समझाया, लेकिन मैं आपको अभी ये नील बोर की भाषा में ही बाल्मर को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बाल्मर ने जब स्टडी करी, जब लेमन ने स्टडी करी, जब अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी करी, तो उन्होंने पाया कि एक एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। समझ गए? एक एटम के अंदर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। यूजुअली आपका जब एक एटम अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, अपने स्टेबल फॉर्म में होता है, जैसे जब ये तुम हाइड्रोजन लैंप जब तुमने बनाया होगा स्पेक्ट्रम की स्टडी करने के लिए, तो ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन लैंप होगा, इसमें तुमने तो दुकान से खरीद के हाइड्रोजन गैस भर दी होगी। तो अभी तो हाइड्रोजन गैस अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, अभी तो वो अपने स्टेबल फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही हमने यहां पर प्लग ऑन करा, ठुचुक, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद में ये बल्ब ग्लो होने लग गया। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस थी वो हाइड्रोजन एटम में टूट चुकी है और एटम हमेशा अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं। अब ये हाइड्रोजन का एटम लगातार इस करंट को अब्सॉर्ब कर रहा है, लगातार इस करंट से मिलने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। अब बेटा जब एक एटम एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा तो क्या होगा? तो यह माना गया कि ये जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पहले अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर रहते होंगे, इस हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था
जो अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर रहता होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन कि उसने कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करी है, यहां से उछल के यहां जा सकता है, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल पर जा सकता है, सेकेंड एनर्जी लेवल की बजाय वो थर्ड पर भी जा सकता है फर्स्ट से, और ज्यादा अब्सॉर्ब कर ली तो वो फर्स्ट से उछल के फोर्थ में जा सकता है, और ज्यादा अब्सॉर्ब कर ली तो वो फर्स्ट से उछल के फिफ्थ में जा सकता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। क्या आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में यही सिखाया था, ये कि जब कभी भी एक मैटर एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, वो क्या करता है, वो एक्साइट हो जाता है, और जब वो एक्साइट होता है तो उसके पास में एनर्जी होती तभी एक्साइट होता है, एक्साइट होता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो इस प्रोसेस को एक्साइटेशन बोला जाता है। तो यहां पर एक्साइटेशन हो गया। अब एक्साइटेशन होने के बाद जैसा मैंने आपसे कहा, ज्यादा एनर्जी कम स्टेबिलिटी, ज्यादा एनर्जी कम स्टेबिलिटी। अब वो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा एक्साइट होगा, जब ज्यादा एनर्जी के साथ करके दौड़ रहा है, कब तक दौड़ेगा, एक टाइम पीरियड के बाद बोलेगा बस हो गया, मेरे को शांति दे दो, मेरे को रिलैक्स होना है, मेरे को वापस घर भेज दो। तो वो अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी उसने यहां से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करी होगी, उसने यहां पर जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करी होगी, खुद को एक्साइट करने के लिए वो उस एनर्जी को बाहर छोड़ देगा। और जब वो बाहर छोड़ेगा तो वो हो सकता है फिफ्थ शेल से वापस से फर्स्ट में आकर गिर जाए, फोर्थ से वापस से फर्स्ट में आकर गिर जाए, वापस से फर्स्ट में आकर गिर जाए, वापस से फर्स्ट में आकर गिर जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन या तो यहां रहा होगा, या यहां रहा होगा, या यहां रहा होगा, या यहां रहा होगा। भाई मैंने आपको सिखाया ना, इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेकर यहां जा सकता है, यहां से एनर्जी लेकर यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, या यहां से यहां जा सकता है। तो वो यहां से वापस से वन में आ जाएगा, यहां से वापस, यहां से वापस, वापस वन में आ जाएगा। तो ये जब एनर्जी छोड़ेगा, इसे बोला जाता है डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, डी एक्साइटेशन। और जब आप डी एक्साइटेशन करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, यहां से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, अब वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में एमिट कर रहा है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस भी वेवलेंथ का होगा, जिस भी फ्रीक्वेंसी का होगा, वो हमारी आंखों में आकर गिरेगा और हमें वो पर्टिकुलर कलर या वो पर्टिकुलर रेडिएशन ऑब्जर्व होने लगेगा। या ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब तुम्हारे स्पेक्ट्रोग्राफ के रिकॉर्डिंग करने वाले किसी इंस्ट्रूमेंट पर गिरेगी, तो वो हमें उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ बता देगा, फ्रीक्वेंसी बता देगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बिलोंग करता है। तो क्या ये आपको प्रोसेस समझ में आया क्या हुआ? यहां पर दो प्रोसेस हो रहे हैं। आपने आपके हाइड्रोजन के एटम को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी बल्ब बनाकर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने के बाद हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन अभी अपने सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाले पार्ट में जब घूम रहा था, तब उसकी एनर्जी कम थी, इसलिए वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा था। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, उसके पास ही घूमेगा। जब तुमने यहां से एनर्जी सप्लाई करी, तब डिपेंड करेगा तुम कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, कितनी देर तक सप्लाई कर रहे हो, कौन से टाइप की सप्लाई कर रहे हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, जैसा मैंने आपसे कहा ये फिंगरप्रिंट है, हाइड्रोजन का फिंगरप्रिंट हीलियम से अलग होगा। तो यहां पर ऐसा नहीं कि तुम हाइड्रोजन को बहुत सारी एनर्जी सप्लाई कर दोगे तो वो दुनिया के सारे रेडिएशन छोड़ने लग जाएगा। क्या हाइड्रोजन का एटम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना सकता है? नहीं, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल चाहिए, जैसे बारिश का पानी, जैसे प्रिज्म। लेकिन जब आप किसी एटम को ले लेते हो, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप किसी एटम को ले लेते हो तो बेटा हर एटम का अपना एक अलग स्पेक्ट्रम है, जिसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन अपने हिसाब से एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और अपने फर्स्ट से सेकेंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, इनफाइनाइट तक, जहां तक उसको उछलना होगा वो उछल जाएगा, कुछ देर तक वहां रुकेगा,
फिर वापस से सारी एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसने अब्सॉर्ब करी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, वो उसको छोड़कर वापस से अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर आकर नीचे की ओर आकर गिरने लगेगा। और जब वो एनर्जी छोड़ रहा होगा जो उसने कुछ देर पहले अब्सॉर्ब करी थी, जब वो एनर्जी छोड़ रहा होगा तो वो एनर्जी किस रूप में, किस फॉर्म में छोड़ रहा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में छोड़ रहा होगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस भी रेंज में गिरेगा हम बोल देंगे, जैसे मान लो अल्ट्रावायलेट रेंज में गिर रहा है तो हम बोल देंगे हाइड्रोजन लैंप से अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है। इंफ्रारेड रेंज में गिर रहा होगा तो हम बोल देंगे हाइड्रोजन लैंप से तो इंफ्रारेड रेज निकल रही है। विजिबल रेंज में गिर रहा होगा तो हम बोलेंगे अरे हमको तो लैंप की वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंधेरे में अगर हाइड्रोजन लैंप लगा दोगे और तुमको दिखने लगे, मतलब समझ जाओ इससे तो विजिबल रेडिएशन भी निकल रहा है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी करी गई। अब जब हम थोड़ा और आगे चलें तो एक्चुअली सिर्फ बाल्मर अकेले नहीं थे इसको स्टडी करने के लिए, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस पर काम किया था। जिसमें सबसे पहले इंसान जो थे वो थे हमारे लेमन चाचा। लेमन चाचा ने बोला कि जब तुम्हारे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में होगा, यानी अपने पहले एनर्जी लेवल पर होगा, और जब आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो यहां पर हम एक काम करते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा आगे इधर बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ये हमारा सेकेंड एनर्जी लेवल हो गया, सॉरी ये हमारा थर्ड एनर्जी लेवल हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया और ये सेवेंथ हो गया। अब गाइज यहां पर आप देखना है राइट नाउ आपका इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड शेल में मस्त मजे मार रहा है। अब तुमने इसको एनर्जी दी तो ये एनर्जी लेकर हो सकता है सेवेंथ शेल में चला जाए, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल सिक्स्थ में चला जाए, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल फिफ्थ में चला जाए, हो सकता है ये एनर्जी फोर्थ में चला जाए, लेके फिफ्थ में चला जाए, सिक्स्थ में चला जाए, सेवेंथ में चला जाए, थर्ड में चला जाए या सेकंड में चला जाए। तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्साइट हो रहा है। अब एक्साइट होने के बाद जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद मान लो सिक्स्थ शेल में मौजूद है, तो सिक्स्थ शेल से वो वापस से फर्स्ट में आकर गिर जाए, सेवंथ शेल से सारी एनर्जी छोड़कर वापस से फर्स्ट में आकर गिर जाए, फिफ्थ में है सारी एनर्जी छोड़कर फर्स्ट में आकर गिर जाए, फोर्थ से सारी एनर्जी छोड़कर फर्स्ट में आकर गिर जाए, थर्ड से सारी एनर्जी छोड़कर फर्स्ट में आकर गिर जाए, या सेकेंड से सारी एनर्जी छोड़कर फर्स्ट में आकर गिर जाए। तो यहां पर आप लोगों को अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एमिट होते हुए नजर आएंगे, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन अपना जो ग्राउंड स्टेट है जो कि 1 है, और जो उसका सेकेंड शेल है जहां से वो गिर रहा है, वो सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, सिक्स्थ हो सकता है, सेवेंथ हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो लेमन सीरीज क्या बोलती है, यानी लेमन ने हमें क्या समझाया कि आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसी भी शेल में चला जाए, आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसी भी एनर्जी लेवल पर चला जाए, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, इनफाइनाइट में, अल्टीमेटली वो उस एनर्जी लेवल से अपनी सारी एनर्जी छोड़कर वापस से कहां आ जाए, फर्स्ट शेल में। यानी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास में अपने फर्स्ट शेल में होगी बस वो उतनी एनर्जी रखे, बाकी उसने जितनी अब्सॉर्ब करके सेकेंड में गया था, थर्ड में गया था, फोर्थ में गया था, सेवेंथ में गया था, इनफाइनाइट में गया था, वो सारी एनर्जी छोड़कर वापस से फर्स्ट में आ जाए। तो हाइड्रोजन एटम ऐसा करता हुआ नजर आया, हाइड्रोजन एटम ऐसा करता हुआ नजर आया, और इसीलिए लेमन को हाइड्रोजन के बल्ब में से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलते हुए नजर आए। उनने जब स्पेक्ट्रोग्राफी करी तो उन्हें जो रिजल्ट मिले उसमें हाइड्रोजन के द्वारा सेकेंड शेल से फर्स्ट में, थर्ड शेल से फर्स्ट में, फोर्थ शेल से फर्स्ट में, सिक्स्थ शेल से फर्स्ट में, सेवंथ शेल से फर्स्ट में आते वक्त जो उसने एनर्जी छोड़ी,
जब इसका कैलकुलेशन किया गया तो यह पाया गया कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी छोड़ी जा रही है वापस से फर्स्ट शेल में आने के लिए, वो एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की रेंज में है। मतलब हाइड्रोजन के लैंप के द्वारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रिलीज करे जाते हैं। लेमन के द्वारा इसी स्टडी के बाद एक और साइंटिस्ट आए 1885 में, जिनका नाम था बाल्मर। बाल्मर ने एक बात ऑब्जर्व करी कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर फर्स्ट शेल से सेकेंड में गया, थर्ड में गया, फोर्थ में गया, फिफ्थ में गया, सिक्स्थ में गया, सेवन में गया, इनफाइनाइट में गया। एनर्जी लेकर फर्स्ट शेल से उछला, लेकिन पट्टे ने लालच दिखा दिया। पट्टे ने क्या करा, इसने साले ने लालच दिखाया। और लालच कैसा दिखाया कि अब ये सेवंथ से आकर सेकंड में गिर गया, ये सेकंड शेल में आकर गिर गया, फर्स्ट में नहीं आया। मतलब समझना, जब इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट शेल में रहा होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी रही होगी। भाई इलेक्ट्रॉन के पास में अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो न्यूक्लियस के आसपास ऐसे 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 घूमेगा कैसे? मतलब इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी थी। जब वो अपने ग्राउंड शेल में था तब हमने उसको लोवेस्ट एनर्जी शेल बोला था। तो जब वो अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर था तब एनर्जी थी, उसने एक्स्ट्रा एनर्जी अब्सॉर्ब करी और हायर लेवल पर गया। लेकिन जब वो हायर लेवल पर गया तो वहां से अब उसने सारी एनर्जी नहीं छोड़ी, कुछ एनर्जी अपने पास में रख ली, और उस एनर्जी को अपने पास में रखने की वजह से वो फर्स्ट शेल में ना गिरते हुए सेकेंड शेल पर ही रुक गया। मतलब यहां से अब उसने सेवंथ शेल से, सिक्स्थ शेल से, फिफ्थ शेल से, फोर्थ शेल से और थर्ड शेल से सेकेंड शेल में गिरने के लिए जो एनर्जी छोड़ी, जब उसका कैलकुलेशन किया गया तो यह पाया गया कि यह एनर्जी विजिबल रेंज में आ रही है। मतलब यहां पर तुम्हारे हाइड्रोजन से विजिबल रेडिएशंस भी निकल रहे हैं। लेकिन ये कौन से केस में निकल रहे हैं? जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आकर गिरता है, फ्रॉम थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, सेवंथ शेल या इनफाइनाइट शेल। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में? मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छिछोरा है, वो कभी कभी लालच दिखाएगा, वो थोड़ी सी एनर्जी रख लेगा और हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट में ना गिरने की बजाय सेकंड में रुक जाएगा। तो जब वो सेवंथ से सेकंड में, सिक्स्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में या थर्ड से सेकंड में गिरेगा, तो यहां पर क्योंकि सेकंड एनर्जी लेवल फर्स्ट एनर्जी लेवल से ज्यादा एनर्जी रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी होगी, उसने सारी एनर्जी रिलीज नहीं करी। जैसे कि लेमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कर रहा था, ऊपर गया और वापस नीचे आ गया, सारी एनर्जी छोड़ दी। जितनी एनर्जी यहां पर उसके पास में थी उसने उतनी रखी, बाकी सब छोड़ दी। लेकिन यहां वाले केस में जितनी एनर्जी उसके पास में फर्स्ट शेल में थी उसने अब्सॉर्ब करके ऊपर तो गया, लेकिन सारी ना छोड़ते हुए कुछ अपने पास में रख ली, जिससे वो सेकेंड एनर्जी लेवल पर टिक सका। और ऐसा करने पर उसको क्या ऑब्जर्व करते हुए हमको दिखाई दिया? वो विजिबल रेडिएशन दिखाई देने लगा उसके अंदर। फिर गाइस पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज क्या बोलती है कि इलेक्ट्रॉन ने वही सेम हरकत करी, फर्स्ट से सेवंथ पे गया, सिक्स्थ पे गया, फिफ्थ पे गया, फोर्थ पे गया, लेकिन अब पास्कन में वो आकर थर्ड पे रुक गया। पास्कन वाले केस में वो कहां पर आकर रुक गया? वो थर्ड शेल में रुक गया। ब्रैकेट वाले में, ब्रैकेट सीरीज में वो आकर फोर्थ में रुक गया, मतलब उसने सारी एनर्जी रिलीज नहीं करी। और फंड वाले में वो आकर फिफ्थ में रुक गया। तो जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थर्ड में रुकेगा, फोर्थ में रुकेगा और फिफ्थ में रुकेगा, तो ऐसे केसेस में वो इंफ्रारेड रेज छोड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे केसेस में वो इंफ्रारेड छोड़ता हुआ नजर आएगा। इसमें ये नियर इंफ्रारेड शो करता हुआ नजर आएगा, इसमें वो पर्टिकुलरली इंफ्रारेड में रहेगा, और इसमें वो फार इंफ्रारेड के आसपास नजर आएगा। मतलब तीनों की एनर्जी अलग होगी। ऑब्वियसली यहां पे जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ेगा थर्ड में आने के लिए वो अलग होगी, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ेगा फोर्थ में आने के लिए वो अलग होगी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी छोड़ेगा फिफ्थ में आने के लिए वो एनर्जी अलग होगी। तो इस प्रकार आप लोगों को हाइड्रोजन एटम का ये ट्रांजिशन दिखाई दिया। और इसके बाद में बाल्मर ने हमारे लिए एक फॉर्मूला निकाला। बाल्मर ने हमारे लिए एक फॉर्मूला डिराइव करा। तो
बाल्मर ने 1885 में हमें यह बताया कि आप वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। इस चीज से आप लोग क्या कर सकते हो, आप वेव नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो वेव नंबर? उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज 109,677 ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर पर सेंटीमीटर। उन्होंने हमें यह फॉर्मूला दे दिया और क्या बोल दिया, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप किसी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वेव नंबर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेमन सीरीज की बात करें तो लेमन सीरीज में लेट से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन योर लेमन सीरीज तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली आकर कहां गिरता है, फर्स्ट शेल में, और लेट से वो कहां से आकर गिर रहा है, वो सेकेंड शेल से आकर गिर रहा है। लेट से वो कहां से आकर गिर रहा है, वो सेकेंड शेल से आकर गिर रहा है। यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, n2 शुड बी ग्रेटर देन n1, यानी तुम्हारा n1 ग्राउंड शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर गिर रहा है और n2 एक्साइटेड है जहां से वो नीचे आकर गिर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 109,677 ब्रैकेट में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब एक बार बताओ, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहां पर आ जाएगा 4, 3/4 पर सेंटीमीटर। 4 से इसको काट दो, 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 3 कैरी, 4 9 जा 36.25। तो जब आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, 1 कैरी 7, 9 3 जा 27, 3 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, 1 कैरी 7 3 जा 21, 22। ये तो 8225.7 पर सेंटीमीटर इसका वेव नंबर निकल गया। अब गाइस जब इसका वेव नंबर निकल जाएगा तो आप लोग सब जानते हो लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय वेव नंबर, तो 1 डिवाइडेड बाय 8225.75 सेंटीमीटर, ये आपको इसका वेवलेंथ मिल गया। तो आप इस फॉर्मूले से वेवलेंथ वगैरह बड़े आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। क्या ये चीज आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई? तो गाइस इस फॉर्मूले का आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज और, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेमन सीरीज में है, बाल्मर सीरीज में, पास्कल में, फंड में, तो यहां से कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 1 2 3 4 5, कितनी निकलेगी? 6। तो यह पता लगाने के लिए कि अगर मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में आकर गिर रहा है तो नंबर ऑफ ट्रांजिशनल लाइंस या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी निकलेगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी निकलेगी, इसके लिए भी हमें फॉर्मूला दिया गया, दैट इज n। n मतलब तुम्हारा शेल जिसमें अभी आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो n-1 डिवाइडेड बाय 2। ये दो फॉर्मूले अभी आप सिर्फ लिख लो। इस पर हम लोग जब नील बोर का मॉडल कंप्लीट कर लेंगे ना, तब इस पर और ढेर सारे सवाल करेंगे, लेकिन अभी आप फॉर दिस टाइम आप जरा इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। देख लो, मैं एक कोशिश करता हूं अगर मुझे इस पर कुछ क्वेश्चन मिल जाए। चलिए क्वेश्चन हम लोग इस पर कर लेते हैं। मेरे पास में क्वेश्चन है इससे मिलता जुलता। अ सर्टन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इस 1 or more step gives it 10 lines। ठीक है, आपको क्या बोला गया, that in hydrogen spectrum from ground to excited state, from ground to excited state, from ground to excited to ground, sorry, from excited यानी ऊपर से नीचे, ग्राउंड स्टेट, excited to ground state, 10 lines are observed. A total of 10 lines are observed. 10 lines are
ऑब्जर्व। सो फाइंड, आपको यहां पर क्या बोला गया है? सो फाइंड हाउ मेनी ऑफ दीज बिलोंग्स टू यूवी स्पेक्ट्रम। तो फाइंड हाउ मेनी ऑफ दीज बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास में फॉर्मूला है n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 10, क्योंकि यहां पर आपके पास में 10 लाइन आ रही है, इसलिए हम लोग यहां पर इसे ऐसे रख के सॉल्व करेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? क्या मैं सही बोल रहा हूं? नाउ यहां पर जब आप इसको इधर ले जाओगे तो हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू 20। अब यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3 4 6 5, 3 4 6 और 5। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फालतू n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 20 ये वाला अगर आप लगाना चाहो तो ओके, अदरवाइज मेरी मानो तो ऑप्शनल दे रखे। आप यहां पर वैल्यूज पुटअप करना स्टार्ट कर लो। आप क्या करो, इस वाले फॉर्मूले में एक एक करके सारी वैल्यू पुट कर लो। अगर आपको वैल्यू 10 मिल रही है तो आपका ये ऑप्शन सही बैठ रहा है। इस तरीके से या तो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हम वैल्यू रख के देखते हैं 5। तो 5 माइनस 1 बाई 2 तो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 बाई 2, 5 4 जा 20 बाई 2 यानी कि 10। हाँ, तो हमारे पास में यहां पर देयरफॉर हमारे लिए यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू 5 हो गई। लेकिन क्या हमारा ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट है? जी नहीं। यहां पर आपके पास में टोटल 5 शेल हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? आपके पास में 5 शेल्स हैं। अब हम लोग सब जानते हैं दैट जब आपका शेल नंबर 1 होता है तो सर ये तो आपका ग्राउंड शेल होता है, ये तो आपका ग्राउंड शेल होता है, फिर ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल और ये फिफ्थ शेल। अब जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से 1 में आकर गिरेगा, क्योंकि हमको अभी अभी लेमन सीरीज में सिखाया गया है, लेमन सीरीज में हमें सिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन 7 से फर्स्ट में कहीं से भी आकर अगर फर्स्ट में गिरेगा तो फर्स्ट में गिरने पर ही हमें अल्ट्रावायलेट रेज निकलेगी, क्योंकि हमसे वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस निकल रही है ये बताना है। तो वो अगर फिफ्थ से यहां पर गिरेगा, फोर्थ से गिरेगा, थर्ड से गिरेगा या सेकंड से गिरेगा, तो ही हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? तो ही हमें अल्ट्रावायलेट रेज दिखेगी। अब मुझे एक बार बताओ कितनी रेज इधर गिर रही है? 5वें से पहले में 1, चौथे से पहले में दूसरी, तीसरे से पहले में तीसरी और दूसरे पहले में चौथी। टोटल मुझे 4 लाइंस ही दिख रही है, तो मेरा सही आंसर होगा 4। मेरा सही आंसर क्या होगा? 4। तो इस तरीके के आप लोगों को कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चंस, बाकी के सब तो हमारे नील बोर दादाजी के ऊपर ही हैं सारे क्वेश्चंस करना, बाकी के तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं। बुक फट गई है, जब हमारी एग्जाम आती है तब हमारी फट जाती है, वैसे हमारी बुक फट चुकी है। क्वेश्चन है, आपको यहां पर वेवलेंथ पता करना है। फाइंड, यू हैव टू फाइंड द लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोस ट्रांजिशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल n is equal to 4 to n is equal to 2 और what will be the color, एंड आपको बताना है कि कलर जो है वो corresponding to their corresponding to their wavelength। यानी आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि इसके अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन है
और वो इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के अंदर है और उसने एनर्जी अब्जॉर्ब करी है, और एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद में वो ट्रांजिशन शो कर रहा है एनर्जी लेवल 4 से एनर्जी लेवल 2। ऑब्वियस सी बात है, मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक्साइट हुआ होगा, फिर एक्साइट होने के बाद में 1 2 3 4 5 में से उसने एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो कहां गया, 1 2 3 4 चौथे में चला गया। फर्स्ट से वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके फोर्थ में चला गया, और फोर्थ पे जाने के बाद उसने कुछ एनर्जी छोड़ी और वो सेकंड में आके अटक गया। मतलब वो चौथे से सेकंड में आके अटक रहा है। मतलब मेरे लिए, मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद एक बात बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n1? दैट विल बी 2 एंड n2 की वैल्यू क्या होगी, 4। सर आपने ये कैसे पता लगाया? फॉर्मूले से। बाल्मर ने सिखाया हमको। बाल्मर ने बोला ना n2 शुड बी ग्रेटर देन n1, n2 शुड बी ग्रेटर देन n1। सर आपको कैसे मालूम कि यही फॉर्मूला लगेगा? पूछ क्या रहा है वो बोल रहा है लैम्डा निकालो, फाइंड द लैम्डा। तो भाई मुझे एक बात बताओ, बाल्मर ने वेव नंबर निकालना सिखा दिया। वेव नंबर का रेसिप्रोकल वेवलेंथ होता है, तो मैं इसी फॉर्मूले से वेवलेंथ निकालूंगा ना यार। तो मेरे लिए तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, तो मैं तो यही फॉर्मूला यूज करूंगा। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस n2 का स्क्वायर कितना होता है, 16 पर सेंटीमीटर। एलसीएम निकालेंगे तो 16 ही आएगा। 4 माइनस 1 यानी कि 3/16 है ना। तो ये हो जाएगा 109677 मल्टीप्लाई बाय 3/16। बस अब जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को अल्टीमेटली जो आंसर मिलना चाहिए। अभी एक काम करते हैं, ये तो वेव लेंथ है, वेव नंबर है, हमको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा विल बी 1/ν⁴। तो ये हो जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा और 109677 इंटू 3 नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही प्यारे बच्चों को बात मेरे? क्या मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? बस अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। और ये जो यूनिट रहेगी ये सेंटीमीटर में रहेगी, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा सेंटीमीटर में मिलेगा। एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके बता ही देता हूं ताकि मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो 109677 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते, तो ये हो जाएगा 109677 मल्टीप्लाई बाय 109 मल्टीप्लाई बाय 3, बहुत बड़ा नंबर हो गया, 329031। और अब बाप रे, तो 16 को हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें आंसर मिल रहा है 0.0000 1 2 3 4 1 2 3 4 4859 सेंटीमीटर। अब अगर मैं डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट इधर ले जाऊं तो हो जाएगा 485.9 इंटू 10 टू द पावर -7, और 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर 2 मीटर्स होते हैं, -2 मीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा 485.9 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स, और वी कैन से नैनोमीटर्स। तो ये 485 नैनोमीटर्स हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो गाइस बस इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। खैर ये अभी शुरुआत है, अभी हम लोग अब नील बोर के मॉडल की तरफ जाएंगे। नील बोर का मॉडल पूरा डिस्कस करेंगे। मॉडल डिस्कस करने के बाद नील बोर का हम लोग रेडियस निकालना सीखेंगे, एनर्जी निकालना सीखेंगे, और फिर उसके बाद में आपके पास में स्पेक्ट्रम के ऊपर और भी 2-3 कुछ फॉर्मूलेस आएंगे जो आपको नील बोर सिखाएंगे। जैसे यहां पर एक रिडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब आपको इससे हम फ्रीक्वेंसी निकालना सिखा देंगे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो अब ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले में हेर फेर चलती रहेगी, और आप लोगों का ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पर मैं एक सिर्फ क्लास इसके न्यूमेरिकल्स पे लगाऊंगा। सिर्फ एक क्लास विल बी ओनली ऑन द न्यूमेरिकल्स, तो वो भी हम करेंगे। बट आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आज की क्लास का पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, गुड नाइट।